अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान में भी कोरोना की जो वबा है ये बढ़ रही है। केसेस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। सूबे में 2000 से ज़ायद अफराद इस वबा का जो है वो शिकार हो चुके हैं, जबकि इस वबा से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 26 से ज़ायद है। सूबाई हुकूमत अपने तय इक़दाम तो कर रही है, तमाम सूबों में इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो कन्फ्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। 5 मई को बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे भर में 15 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि लॉकडाउन में तौसी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के तनाजुर में की गई है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके और कोरोना के फैलाव की वजह से आवाम की सेहत और जानों को ज़ाहिर शदीद ख़तरा लाहक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 8 मई को बलूचिस्तान हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में अचानक से तब्दील कर दिया और SOPs बनाकर कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त भी दे दी। सवाल ये है कि 3 दिन में ही सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी थी ये कैसे बदली, अचानक क्यों बदलने की ज़रूरत पेश आई। इस वक्त सूबे भर में लोकल ट्रांसमिशन के केसेस जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2000 केसेस में से 1600 से ज़ायद केसेस लोकल ट्रांसमिशन के हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूबे में लोकल ट्रांसमिशन किस हद तक बढ़ चुकी है और ये मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद आज सूबे भर की मुख्तलिफ मार्केट्स में आवाम और ताजिर जो हैं ये दोनों ही SOPs को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आए। जबकि DG हेल्थ बलूचिस्तान ये कहते हैं कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रहती है तो बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ आबादी में से जुलाई के आखिर तक 95 लाख अफराद इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर सूबाई हुकूमत के इक़दाम के हवाले से बात करें तो सूबे में इस वक्त कोरोना के टेस्ट के लिए 2 लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जहां रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 600 से ज़ायद टेस्ट किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरों में ही करंतना है, लेकिन जो अफराद घरों में करंतना है सूबाई हुकूमत दोबारा उनसे पूछती भी नहीं और ना ही इस पर मुकम्मल चेक रखा जा रहा है। बलूचिस्तान में जारी कोरोना जो केसेस हैं, क्या सूरत हाल है, खासकर इक़दाम के हवाले से, इस पर मैं बात करूँगी। आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जाम कमाल खान साहब, आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात करें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो केसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी रोज़ाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने आ रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं बलूचिस्तान सूबे की बात करूं जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, केसेस यहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, नए केसेस सामने आ रहे हैं। फिर टेस्टिंग की बात करें, क्वारंटीन की बात करें, ये इश्यूज़ पूरी दुनिया में है। अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं और आप एग्जैक्ट नंबर हमें बता सकें केसेस के, कितनी तादाद में केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं बलूचिस्तान में अब तक, और कौन से अजलास सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बलूचिस्तान में कोरोना से? जी, सबसे पहले तो यकीनी तौर पे ये पैंडमिक पूरी दुनिया में है और इसका असर पाकिस्तान पे भी विद टाइम आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है और पड़ भी रहा है। बलूचिस्तान में जो सबसे 80% अगर आप कह लें कि 85% अगर केसेस हैं या 90% केसेस हैं तो वो क्वेटा शहर के अंदर हैं और उनकी तादाद जो आज के दिन तक जो अभी तक पॉजिटिव हैं वो तकरीबन कोई 2000 लोग, और जो ओवरऑल क्वेटा में हमने टेस्टिंग की है वो आप अंदाज़ा लगा 2000। इसमें मैं आपको वही बताऊं कि 90% इसमें क्वेटा में है और बाकी 10% आप मुख्तलिफ अज़ला में कह सकते हैं, जो बहुत छोटा नंबर है। लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग जो हमने अभी तक की है वो तकरीबन कोई 14,000 की लगभग की है। जिसमें से रोज़ाना की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है सूबे में? वेरी है, तकरीबन कोई 800 से लेके 700 से लेके 800 या कभी 1000 की तरफ भी चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आपको जैसे पता है कि बलूचिस्तान में दूसरे सूबों की तरह हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में ये फैसिलिटी कहीं भी नहीं है। जिस तरह कराची में इंडस है, आखान है, लियाकत है, ज़ियाउद्दीन है, पंजाब में, बलूचिस्तान में ये पूरा जो बर्डन है ये क्वेटा में सिर्फ हमारा फातिमा जिन्ना जो हॉस्पिटल है उसी के अंदर है, क्योंकि वहीं पे BSL लेवल 2 की हमारे पास लैब है। लेकिन अभी हमने 2 मज़ीद लैब बढ़ाए हैं जो इंशाल्लाह अपना टेस्टिंग की कैपेसिटी हमारी आने वाले तकरीबन 2-3 दिन में मज़ीद इजाफा करेगी। और लोग बना चुके हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों ने बनाए हैं, और ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर्स को क्या आप लोगों ने ऑन बोर्ड लिया है ताकि जो लोगों को मिलकर जो है वो हुकूमती वसाइल से और जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास जो हैं
उनसे लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, लोगों को सहूलियात ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स में दी जा सके। जैसे कि वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर्स नंबर आप लोगों के पास कितने हैं? कितना कोऑपरेट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप लोगों के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि क्वेटा में हमने 3 स्पेसिफिक हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, जिसमें शेख जायद है, जिसमें बीएमसी है और जिसमें फातिमा जिन्ना है। इसके अलावा जो हमारी आइसोलेशन फैसिलिटेशंस हैं, जो मुख्तलिफ हमारे पास दूसरी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, वो इससे हटकर है। पहला हमारा फोकस, चूंकि हम कोविड को हर जगह फैलाना भी नहीं चाह रहे थे, तो सबसे पहले हमारे जो पेशेंट्स आए वो शेख जायद हॉस्पिटल में आए। शेख जायद हॉस्पिटल, फातिमा जिन्ना और अगर बीएमसी को आप एक्यूमुलेटिव कर लें, बलूचिस्तान में इस मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन कोई वेंटिलेटर्स की पोजीशन 60 से 70 के लगभग की है। अच्छा। और हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट्स को रखने की गुंजाइश है वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में, जिसमें बेडिंग या बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी तक हमारी पॉलिसी यह है कि हम उन लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट कर रहे हैं जो कोविड-19 के 70% या 60+% के करीब हैं। बाकी हमारी एक बहुत बड़ी मिकदार लोगों की तादाद जो है वो सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों के अंदर मौजूद है। तो इन सारे फैक्टर्स को लेते हुए बलूचिस्तान के अंदर इन 3 फैसिलिटीज़ के अंदर, जो कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उसके हटकर तकरीबन जो 8-10 फैसिलिटीज़ हमारी इस शहर के अंदर और हैं, क्वारंटीन चूँकि स्टेज निकल चुका है, अब जो भी स्टेज आएगा वो स्टेज आइसोलेशन का होगा या फिर मेडिकल फैसिलिटेशन का होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने लिहाज से तकरीबन कोई 3,000 to 4,000 के फिगर पे हम हैं। हमारे पास अगर आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स आती हैं, साथ साथ हम अपनी बाकी फैसिलिटेशंस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। आपने बात की प्राइवेट सेक्टर की बात की थी। प्राइवेट सेक्टर में हमने उनके साथ, चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा बड़ा छोटा है, यहाँ हॉस्पिटल्स बाहर के जगहों की तरह बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हमने उनके साथ हमारी एक डिपार्टमेंट का पूरा कंसर्न सेक्शन उनके साथ एंगेज है। इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट आएगी, फिर ये सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फैसिलिटीज हमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में वसाइल की कमी है। अफरादी कुव्वत की बात करें या वसाइल की बात करें, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट ने कितना कोऑपरेट किया है? क्योंकि हमने देखा है गाहे बगाहे आपके जो सूबाई वुज़रा हैं वो आके गिले शिकवे करते रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को लेकर, उनके रवैये को लेकर, और कहते हैं कि उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया। और क्या आपने अपने ताईं WHO को अपील की है कि आपको खासकर आप लोगों को ट्रीट किया जाए क्योंकि यहाँ पर वसाइल की कमी है, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ आप लोगों ने अपने ताईं को अपील की है कि ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए? अपने ताईं की किन किन इदारों से आप अपील कर चुके हैं? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर करनी होगी, क्योंकि जब हम 18वीं तनवीन की बात करते हैं तो हेल्थ एक टोटल डिवॉल्व सब्जेक्ट है। यकीनी तौर पे क्वारंटाइन फैसिलिटेशन फेडरेशन की डेफिनेटली आती है जहां बॉर्डर्स या एयरपोर्ट्स पे आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बरक्स बाकी जितनी फैसिलिटेशन है, मेरे ख्याल मेरे अंदाजे के मुताबिक हम सूबों को वो जिम्मेदारी खुद पूरी करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन चूंकि ये पेंडेमिक इमरजेंसी नेचर का आया तो उसमें NDMA फेडरल लेवल पे पहले दिन से इंगेज हुई, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KP हो या कोई और सूबा हो। और एक बात जहन में जो हमें सबको रखना चाहिए कि जब ये पैंडमिक पाकिस्तान में था तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, ये ईरान में भी था, ये UAE में भी था, ये यूरोप में भी था, दुनिया में हर जगह था। और NDMA ने अपनी जो फर्स्ट ट्रायल पे जो सबसे बड़ी ज़रूरत किसी सूबे की पूरी करनी थी वो PPE किट्स, वो टेस्टिंग मैकेनिज़म्स और वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि हमें बाहर से मिलने चाहिए थे, जो हम पाकिस्तान में लाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्स के साथ ये चीज़ें मौजूद थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और वेंटिलेटर्स की इतनी ज़रूरत माजी में भी पड़ी नहीं जो कि अब आके पड़ी है। हमने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की, नॉट ह्यूमन रिसोर्स बल्कि हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना, हम एहसास प्रोग्राम में मदद देना, हमारे साथ NDMA की इक्विपमेंट हो या बाकी चीज़ें हो, हमने जो उनकी एक कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में कम से कम मैं एक सूबे के लिहाज से मुतमईन हूं कि NDMA ने और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की। बाकी अब सब जिम्मेदारी सूबों की अपनी है कि वो अपने बजट
अपने रिसोर्सेज, अपने लेकिन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स तो आज भी एहतजाज करते नजर आते हैं। मैं सिर्फ बलूचिस्तान सूबे की बात नहीं कर रही हूँ, सिंध हो, पंजाब हो, केपी के हो, तमाम सूबों में जो डॉक्टर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाहिर है जिन्होंने इलाज करना है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करना है, उनका इलाज करना है, वो कहते हैं भाई हमारी अपनी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रहेंगी तो हम इनका क्या इलाज करेंगे। तो पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के हवाले से तमाम सूबों में डॉक्टर्स का ये एक शिकायत रही है, शिकवा रहा है, बल्कि डॉक्टर्स तो एहतजाजी कैंप्स भी लगा कर बैठते रहे हैं। तो आपके सूबे में भी ये शिकायत रही हैं, तो किस हद तक ये शिकायत डॉक्टर्स की आप लोग दूर कर पाए हैं अभी तक? जी, हमारे पास आपने देखा हो कि इनिशियल भी बलूचिस्तान में भी तकरीबन कोई महीने पहले ये इश्यूज सारे सामने आए थे। हमें देखें एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, यस डॉक्टर्स हमारे मेन फ्रंट में जो भी काम है वही करेंगे, और मैं बार बार लोगों से यही कहता हूँ कि अगर हमने अपनी सेल्फ आइसोलेशन, हमने अगर अपनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों के एक मुल्क है, और हम इतना बर्डन अपने हेल्थ सेंटर पे नहीं डाल सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे हमें टाइम टू टाइम ये इश्यूज इनिशियली डेफिनेटली आए, लेकिन आई थिंक सो सारे सूबों ने वक्त के साथ साथ जब प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुई, बाहर से ऑर्डर्स आना शुरू हुए, फिर एनडीएमए ने बहुत बड़ी एक खेप सूबों को दी। मेरे ख्याल अब वो पोजीशन है जहाँ पे सूबे अपनी बहुत अच्छे लेवल तक इन फैसिलिटीज़ को डॉक्टर्स के हद तक दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि अगर एक डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10 की है, 1 to the ratio of 10 है। लेकिन अगर उस हॉस्पिटल में 2000 बंदा कोविड पेशेंट आना शुरू हो जाएगा, फिर तो आप चाहे पीपीई किट्स दे दें, चाहे आप आइसोलेशन वार्ड्स में डॉक्टर्स को रख लें या उनको ग्लास रूम्स में बंद कर दें, हम एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं। और ये वही बात है जिस पे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें एज अ कौम बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। 5 मई को फैसला किया कि 19 मई तक जो है ना वो सख्त लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लेकिन न जाने 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ, आपने उस लॉकडाउन का जो फैसला था उसको स्मार्ट लॉकडाउन में बदल दिया। फिर वफाकी हुकूमत का फिर फैसला आता है जी 4 दिन कारोबार खुले रहेंगे। आपको नहीं लगता इतनी नरमी एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के मुतरादिफ है कि आप लोगों ने वफाकी पॉलिसी को फॉलो किया है, अचानक आप लोगों ने अपने सख्त लॉकडाउन का जो ऐलान था उसको आपने बदल दिया स्मार्ट लॉकडाउन में, क्यों? देखिए जी, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में अगर स्कूल्स और सिविल सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफिसेज अगर बंद किए, वो हुकूमत बलूचिस्तान थी। हमने सबसे पहले ये स्टेप लिया, और जब मैंने स्टेप लिया था तो मुझे याद है बहुत सारे सूबों ने कहा कि जी आप स्कूल्स बहुत जल्दी बंद नहीं कर रहे, बिकॉज हमें नज़र आ रहा था कि ये चीज़ आगे किस तरह बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पहले दिन से हमारा, आप अगर समझें तो हमारा पहले दिन से ही स्मार्ट लॉक है। हमने सारे शहरों को बिल्कुल बंद नहीं किया था, हमने जिस तरह दूसरे सूबों ने भी किया था। ये अलग बात है कि बाकी सूबों में ज़्यादा शहर हैं, ज़्यादा उन पे एक पॉपुलेशन का बर्डन है। कुछ सेक्टर्स में रिलैक्सेशन थी और बाकी सेक्टर्स में पूरी पाबंदी थी। फिर इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए, फिर कुछ सेक्टर्स को मज़ीद रिलैक्स किया गया। फिर आस्ते आस्ते ये बात सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और ख़ासकर देहातों में देखें ये प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये शहरों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग डेली वेजेस पे, बाकी चीज़ों पे अब बड़े तंग आ रहे हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को करते हुए हमने भी वही डिसीजन लिया। अभी भी हमारी जो SOPs हैं, हमने उनको, पहले तो हमारे कुछ आर्टिकल्स और कुछ बिजनेसेस खुले हुए थे ज़्यादा टाइम के लिए, अब हमने रिस्ट्रिक्शंस जो डाली है, लेकिन हम अब अपने SOPs पे और बाकी चीज़ों पे और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। जितने भी हमारे ताजिर हैं, बरादरी है, हमारे साथ जितने भी बिजनेस कम्युनिटी मिली है, हमने उनको यही एक लाइन बताई है कि अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे फिर हमें मजबूरन इस लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। अगर बेसिक लेवल पे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, बिजनेस कम्युनिटी अपने शॉप्स में, मॉल्स में SOPs को बरकरार रखें, मास्किंग करवाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि बड़ी बलूचिस्तान हुकूमत पर तनकीद हुई, सिंध गवर्नमेंट ने भी की, फेडरल गवर्नमेंट ने भी की, इवन के मीडिया ने भी की, वो इस हवाले से कि जब ये शुरू में ताफ्तान बॉर्डर से जब ज़ायरीन आ रहे थे तो आप लोगों पर बड़ी तनकीद हुई कि वहाँ पर जो अरेंजमेंट्स थे, ताफ्तान बॉर्डर को, जगह को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाता, ज़्यादा फैसिलिटेट कर लिया जाता। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर उस तरीके से फैसिलिटेट करना इतना आसान नहीं था। तो क्या किस हद तक ये तनकीद दुरुस्ती की चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाता तो वायरस इस तरीके से पूरे मुल्क में ना फैलता? नहीं जी, देखिए पहली बात तो ये मैं फिर से क्लियर करता चलूँ,
ताफ्तान के 6000 लोग जो ताफ्तान आए, जिसमें पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान के जो ज़ायरीन थे, इनमें से कोई कैंप से बाहर नहीं गया। हमारे पास भी अगर थे तो एक ही कैंप में थे। हमसे पंजाब और सिंध में, केपी में भी गए तो उनके कैंप्स में थे। हाँ। मैं शुरू में भी यही कह रहा था कि प्लीज़ आप फोकस ताफ्तान पे ना करें, क्योंकि ताफ्तान से आपका वायरस नहीं फैलेगा, वो फिर भी आपके कंट्रोल में, और वो लोग रिकवर भी कर चुके। ताफ्तान के ज़ायरीन जितने भी आए थे, क्वारंटीन में टाइम गुजारा, पॉजिटिव थे, नेगेटिव होके घर भी चले गए। हाँ। हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम था कि मैं सॉरी टू से कहूंगा, लेकिन मीडिया का भी कसूर नहीं है, चूंकि उस दफा हाइप इतनी बड़ी भी थी। हमने अपने 15 दिन ताफ्तान पे लगा दिए। जो टीवी पे आ रहा है ताफ्तान, जिसने ताफ्तान देखा नहीं है वो भी ताफ्तान, कोई पिक्चर दिखा रहा है, कोई कचरे का डब्बा दिखा रहा है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि जी आप अपनी लोकल ट्रांसमिशन पे फोकस करें। और उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान में उस वक्त तक 7 लाख बंदा एयरपोर्ट्स के जरिए दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आ चुका था। हम फोकस वहां नहीं थी, हम ताफ्तान पे फोकस करके बैठ गए। और वो लोकल ट्रांसमिशन जो आज पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये ताफ्तान के ज़ायरीन की वजह से नहीं फैला। अच्छा, एक और उनमें से एक केस ने भी नहीं फैला। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज, जब आप लोगों ने बॉर्डर को सील किया था तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ विफाकी वुज़रा आए वहां पर और आप लोगों को प्रेशराइज किया, मतलब कि दबाव डाला कि आप ये बॉर्डर को खोलें और ज़ायरीन को आने की इजाज़त दें? बड़ी इस पर भी बहस होती रही मीडिया में। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों ने जब बॉर्डर खोला तो वो उस विफाक के कुछ वुज़रा के प्रेशर का नतीजा था? नहीं। अच्छा। बल्कि सबसे पहले जो बॉर्डर है वो हमने एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद सील करवाया, हालांकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर जफर साहब आए, फिर वो साइट पे गए और फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सीएम साहब आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ताफ्तान तो एक रेगिस्तान है, वहाँ तो ना हॉस्पिटल है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कुछ है। ये सारे लोग अगर आ जाते हम इनको कहाँ ले जाते? तब हमने ये डिसाइड किया कि अब जो भी फैसिलिटेशन करनी है, कम करनी है, जल्दी करनी है, टेंटिंग करनी है, फॉरेन अरेंज करना है, मेडिकल करना है, ताफ्तान में ही रखना है और इन ज़ायरीन को ताफ्तान से बाहर कहीं नहीं छोड़ना। और वही हमने किया बेसिकली। इस पे ये जो बार आ रही कि जी खुलवाया गया, नहीं खुलवाया गया, ऐसे। अब आप देखिए सिचुएशन वहाँ क्या थी। ईरान की तरफ से जब ये ज़ायरीन पाकिस्तान की तरफ भेजे गए तो देखिए ईरान एक मुल्क है, वो अपना डिपोर्ट करता है, डिपोर्ट नहीं बल्कि इमिग्रेशन में एग्जिट करता है। अब उसका मतलब है कि एग्जिट हुआ है तो पाकिस्तान में एंट्री होगी। और वहाँ एक बीच में 200 फुट का बफर जोन कहलाता है। यहाँ पाकिस्तान का गेट है, वहाँ ईरान का गेट है। अब ये लोग बीच में तो नहीं रह सकते, ये हमारे पाकिस्तानी हैं। हम क्या करेंगे? इनको बस 15 दिन उधर ही बिठाए रखें। ये हमने पाकिस्तान हाउस, फिर टेंटिंग फैसिलिटी, फिर मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें ताफ्तान क्वेटा से ले गए, कराची से ले गए, ताकि हम इनको वहीं पे रखें और वहीं पे जो हो सकता है सर्विस अच्छा। जाम कमाल साहब, एक आखिरी सवाल। 3 दिन पहले जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया ज़िला केच में, जिसमें मेजर नदीम समेत 5 सिपाही शहीद हुए। बलूचिस्तान में अगर भारतीय मुदाखलत की बात की जाए, जो एक मुंह बोलता सबूत है कुलभूषण यादव की सूरत में, आज भी जो भारतीय अफसर हैं वो खुलेआम ये दावे करते हैं कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनसे उनके राब्ते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत से अनासिर मौजूद हैं जिनको दुश्मन मुल्क जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं? क्या ये दुरुस्त है, जो यकीनन नुकसानदेह है? देखिए, कोई भी मुल्क ऐसा दुनिया में नहीं है जहाँ पे आपको ख़रीद के हिसाब से या पैसों के हिसाब से उसी मुल्क के अंदर रहते हुए मुखालिफत की उनको एज अ टीम ना मिले। हर जगह दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 8-10 सालों में चीज़ों में बहुत बेहतरी आई है। शुरू में जिन लोगों को गुमराह किया जा रहा था, एक गलत मैसेज दिया जा रहा था, आज हम देख रहे हैं कि उन चीज़ों में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। इस तरह के लोग आपको, जैसे मैंने कहा, हर जगह मिलेंगे, जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी बात करेंगे, किसी एजेंडा पे भी बात करेंगे। आज का बलूचिस्तान बहुत बेहतर है, आज का बलूचिस्तान बहुत पुरअमन है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, रोज़गार की तरफ जा रहा है, तालीम की तरफ जा रहा है। जिन इलाकों में स्कूल नहीं खुले थे, आज वहाँ यूनिवर्सिटियाँ अपना काम कर रही हैं, कॉलेजेस में काम हो रहा है, एक्सेस है, सब कुछ है। तो ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल शायद आज बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक को पसंद नहीं आ रही कि बलूचिस्तान अपनी बेहतरी की तरफ और आगे किस तरह बढ़ रहा है। कश्मीर को हमेशा वो एक पॉइंट बनाते हैं
जहां उनको अपनी वीकनेस कश्मीर में नजर आती है तो बलूचिस्तान एलिमेंट को यूज करना इस्तेमाल करते हैं। अब बलूचिस्तान के लोग ऐसे बहुत सारी मनफी बयानात और इन चीजों पे बाहर के लोग भी कान नहीं दे रहे और यहाँ के तो वैसे भी पहले नहीं दे रहे थे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2 महीने के बाद आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कोरोना सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए SOPs तय करने के बाद ये इजलास बुलाया गया, लेकिन हमने देखा कि अरकान असम्बली की जानिब से SOPs को भी नज़रअंदाज किया गया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की बात करें, अमजद न्याजी और शेख रुहेल असगर समेत कई अरकान ने मास्क ही नहीं पहने हुए थे, जबकि समाजी फासले की भी खिलाफ वर्जी पर डिप्टी स्पीकर अरकान को हिदायत ही देते रह गए और बार बार ये कहते नजर आए कि समाजी फासला रखें, मास्क पहने, अगर अरकान को मजलिस करनी है तो बाहर जाकर करें। कोरोना जैसी वबा के होते हुए इस इजलास को बुलाने का मकसद सिर्फ कोरोना पर बहस करना था, ताकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान और जो रहनुमा है ज़ाहिर इजहार ख्याल अपना कर सकें, आरा आ सकें, तजावीज़ पेश कर सकें, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में कौमी लाहे अमल इख्तियार किया जा सके। लेकिन हमने देखा आज भी हुकूमत और अपोजिशन की जमातें इस इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एक दूसरे पर सिर्फ तनकीद ही करते हमें नजर आए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड या सूबाई कार्ड नहीं चलेगा, जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आती थी, इससे आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। ये बातें आज हमें सुनने को मिली। वज़ीर आला सिंध की नेक नियति के बावजूद सिंध में लॉकडाउन के समरात नहीं मिले। इसी इजलास में फिर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये कहते नजर आए कि हुकूमत से उठाए जाने वाले इकदामात में कमी और सुस्ती होती रही। शाह महमूद को सिंध वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जंग का वक्त है तो हमारा वज़ीर आज़म ही मौजूद नहीं है, वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ है और जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम बयानात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौमी लाहे अमल तो एक तरफ, आज के इजलास में सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही होती रही। अगर ऐसा ही करना था तो फिर इजलास बुलाने का मुतालिबा क्यों किया जा रहा था, फिर इस इजलास को बुलाया क्यों गया? ये काम तो फिर ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी हो सकता था, ये काम तो TV टॉक शोज़ में भी हो रहे हैं जो तनकीद बराए तनकीद होती है। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडेवाला और वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पार्लियामान का इजलास बुलाने की मुखालफत की थी और फवाद चौधरी कोरोना रिस्क की वजह से आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग में फिर से फासले बढ़ने लगे हैं। काफ लीग के रहनुमा फिर से हुकूमत के खिलाफ बयानात देते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, इसी तरह हमें जो है वो निशाना हुकूमत बनाती रही तो हम जो है वो इस इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं। ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, इस सब पर मैं बात करूंगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फवाद आपका। फवाद, सबसे पहले तो ये बताइए, ज़ाहिर है आपने भी इजलास में इसलिए शरीक नहीं हुए कि ज़ाहिर है हर एक को खौफ है, ख़तरा है कि जिस तरीके से वबा फैल रही है। शहबाज शरीफ भी शरीक नहीं हुए, ऑल्दो कि अपोजिशन ने ही कहा था कि जो है ना वो बुलाया जाए, इजलास बुलाया जाए। आप लोग तो कहते रहे कि वर्चुअल सेशन हो सकता है और होना चाहिए। अगर ये तनकीद बराए तनकीद ही होनी थी आज के इजलास का, फिर आपको मकसद क्या लगा? कुछ नज़र आया, कुछ आपको लगा कि वाकई अच्छा हुआ क्या इजलास हो गया? कुछ ऐसी सोच नज़र आई? देखिए, आमतौर के ऊपर तो आपका जो इब्तदाइया होता है मैं उससे एग्री नहीं करता, बट आज जो आप बातें हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल सही बात है। और देखिए, दुनिया में पार्लियामेंट्स हों, दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो ऐसे एक्ट नहीं करती फ्रैंकली जिस तरह से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी देखें लोगों का जमहूरियत से एतबार ख़त्म हो गया, ये है वो है। पहली बात तो ये है कि देखिए नॉन सीरियसनेस की इंतहा है कि जिन लोगों ने इजलास बुलाया है, जिनकी इंसिस्टेंस पे इजलास हुआ है, वो खुद ही इजलास में नहीं आए, तो इसका मतलब उनका मुतालबा ही वेल थॉट आउट नहीं था। अब के बाद देखें, अगर आपने इजलास बुला भी लिया है, पूरे पाकिस्तान से आपने लोगों को बुला के पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने खतरे में डाला। ये कोरोना वायरस है, कोई पहलवान तो नहीं है ना कि जिससे आप मुकाबला करके जीत जाएं और बड़ी आप फतह मनाएंगे। ये तो बीमारी है। अब अगर आपने इजलास बुलाया है तो फिर देखिए, अगर आपने इब्तिदा करनी थी फिर ये होना चाहिए था कि आप पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट को, वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनको इकट्ठा करते,
उनसे पहले आप MNAs को, मेंबर्स को ये ब्रीफ करवाते कि कोरोना है क्या, शुरू कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान के अंदर अब तक इसकी 5 यूनिवर्सिटीज ने जो स्टडी की है इसके जीनोम की वो क्या है, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो किस सतह के ऊपर है, दवाई जिसकी जो वो किस सतह के ऊपर है। पहले दिन आप सिर्फ जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं आप उनकी मतलब फ्रैंकली अब शाह महमूद कुरैशी साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल भुट्टो, इनको क्या, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। और जब आपने एक ब्लेम गेम के लिए अगर आपने इजलास बुला लिया, फिर वो उधर से खड़े होके इनको सुना रहे हैं, ये उधर से खड़े होके उनको सुना रहे हैं। सो फ्रैंकली मुझे तो कुछ तुक नहीं समझ आई इस सेशन की। ओवरऑल आपने जो इसका मकसद था ना सिर्फ ये कि वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि इसके बाद जो एक तासुर जो जाता है लोगों में वो ये जाता है कि ये दे आर बंच ऑफ नॉन सीरियस पीपल जिनका कोई और काम नहीं। जिस अभी आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा कि जो काम इन्होंने असेंबली बुला के पूरा किया है यही काम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेते, उसकी फिर क्या जरूरत है। तो देखिए ना, आपने इजलास बुलाया, उसका मकसद ये था कि आपको गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान से कुछ एजुकेटेड ओपिनियंस मिले। लॉकडाउन करना, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं करना, क्या ओपिनियंस है लोगों की, लोग क्या समझते हैं, लोगों की मुश्किलात क्या है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इस वक्त क्या आ रहे हैं। कोरोना के ऊपर उनकी एक, अगर पहले दिन उनको एक इन्फॉर्म डिस्कशन होती तो फिर आप एक इन्फॉर्म डिस्कशन कर सकते, और ये चीज आप वर्चुअल सेशन के ऊपर 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते थे। सही है। और वहां पर आकर ये 500 लोगों में से ये नहीं कि 15, 20, 50 लोगों ने कोई कोरोना वायरस जिनको है तो वो खतरा है, एक आदमी का होना काफी है। एक आदमी वो सबको ले बैठेगा। तो बहरहाल अल्लाह सबको सेहत दे। बात बिल्कुल सही बात की। अगर यहाँ पर 300-350 लोगों से आप समझ रहे हैं कितना खतरा हो सकता है, तो फिर जो इस हद तक हुकूमत ने लॉकडाउन को नर्म करने का फैसला किया, हफ्ते में 4 दिन कारोबार खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, तमाम दुकानें खुलेंगी, अभी से हम देख रहे हैं रोड्स पे, मार्केट्स पे, शॉप्स पे इतना ज़्यादा रश होना शुरू हो गया, उस बारे में फिर क्या ख्याल है? हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए था फिर। नहीं, देखिए ना, लॉकडाउन जो है ना, इसमें दो बड़े एज आप कह लें। एक तो पहली बात तो यह है कि वो एक तो ओपन जगह के ऊपर ज्यादातर दुकानें हैं, वो क्लोज डोर नहीं है, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं खुले, और बहुत जो छोटी दुकानें हैं वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी वहां पर वगैरह जो है वो नहीं है, और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, कल जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स हमारी जो कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर से पहले मास प्रोडक्शन वैक्सीन की जो है वो नामुमकिन है। अभी अगर आप फैसला करेंगी कि लॉकडाउन करना है और कंप्लीट लॉकडाउन करना है, तो क्या हम अगले साल सितंबर तक लॉकडाउन कर सकते हैं? आंसर इज नो। लिहाजा आप रोजाना एक इवॉल्विंग सिचुएशन में हैं, आप रोज फैसला करते हैं कि आज हमने क्या चीज को रिलैक्स करना है, क्या चीज बंद करनी है, कहाँ पे क्या करना है। सो ये फवाद, जहाँ लॉकडाउन नर्म हुआ है या जिन्होंने लॉकडाउन खत्म कर किया, वहाँ केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। चाइना की मिसाल, चाइना से कल ये खबर आई कि केसेस वहाँ दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं। तो दुनिया की मिसालें हमारे सामने, इससे हमें सीखना है। वही तो, हमने तो एक्चुअली पाकिस्तान ने सीखा भी है और काफी बेहतर परफॉर्म भी किया है। फ्रैंकली अल्लाह की भी खैर मेहरबानी है, इस रीजन में पूरे ही अभी तक जो हालात जो वो अपने काबू में है। लेकिन फ्रैंकली हमारी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे, और जिस तरीके से शुरू से गवर्नमेंट ने काबू किया है या जो इकदाम लिए हैं वो काफी इफेक्टिव रहे हैं। सो उसका क्रेडिट भी उनको जो है वो देना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में जो ये लॉकडाउन है वो वहाँ पे जब NCOC बैठती है उसमें एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, उसमें बाकी लोग भी बैठते हैं, वो बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव जो है वो करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन तो देखें हो नहीं सकता। आपने 4 दिन कराची में किया, आपकी गिलगित पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप वीट उठाने, अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, आप 4 महीने बाद आपके फूड क्राइसिस हो जाएगा, आटा का क्राइसिस हो जाएगा। सो एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अच्छा फवाद, एक तरफ क्राइसिस है जिसमें जाहिर है कौमी सोच पैदा करने की जरूरत है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन को तो एक तरफ छोड़ गए, इत्तेहादी एक बार फिर से जो है ना वो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं 30-30 साल पुराने जो केसेस हमारे खोले जा रहे हैं। काफली कह रही है कि एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है, आप भी जानते हैं, बजट आने वाला है। दूसरी तरफ देखें नून लीग काफली से राब्ते में है, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप समझते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, बजट भी है, अगर वो धमकी दे रहे हैं भी हम इत्तेहाद से निकल सकते हैं, जाहिर है उनकी लीडरशिप पर इस तरह केसेस होंगे, उन्हें केसेस भुगतने पड़ेंगे, नैब पकड़ेगा, गिरफ्तारियां होंगी।
तो मसाइल तो आएंगे इत्तेहाद में मसाइल आएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए मसाइल आएंगे। देखिए जी, फ्रैंकली पीएमएलक्यू और पीटीआई एक पार्टी तो नहीं है, लिहाजा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बातें भी आती हैं। लेकिन इशू ये है अभी के जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो ये केस खुलने का मामला है, नैब अगर कंट्रोल में होती पीएम के या जिस तरीके से ये जो कहते हैं पीटीआई के, तो फिर ये हशर ना होता केसेस का जो कि हमने देखा है जो हुआ है कि क्लोजर ही नहीं हो सका। सो जितने गिले पीएमएलक्यू को या किसी और को होंगे नैब से, तकरीबन उतने ही गिले हुकूमत को भी है नैब से, लेकिन उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। हम समझते हैं कि क्लोजर्स होने चाहिए थे केसेस के, जो 2+2 के केसेस। देखिए पीटीआई के जो कारकुन हैं वो कोई एहतसाब के प्रोसेस से मुतमईन तो नहीं है। हम जो लोगों ने वोट तो इसलिए दिया था कि आप ये जो केसेस हैं नवाज शरीफ के, ये अब मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे, कुछ पैसे वापस आएंगे, पाकिस्तान के लोगों का पैसा आएगा, तो लोग मुतमईन तो नहीं है। लिहाजा इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुतमईन नहीं है कि जिस तरीके से केसेस जिस तरह से इन्होंने फैलाओ। लेकिन वो कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट है ये, आप बैलेंस करने के लिए ना कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि सिर्फ ऑपोजिशन को आप लोग हाथ डाल रहे हैं, तो आप बैलेंस करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी जो है ना नहीं छोड़ रहे हैं। इत्तेहादी नहीं है तो फिर देखे ना, जब अलीम खान साहब गिरफ्तार हुए, जब बाबर अवान पे केस बना, जब बाकियों पे सप्तान जो है साहब जो है वो अरेस्ट हुए, तो उस वक्त फिर वो कह रहे थे नहीं कि वो बैलेंसिंग एक्ट है वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ना ही फ्रेंकली नैब का जो स्ट्रक्चर है, चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक कोई पीटीआई का लगाया हुआ तो वहां पे बंदा नहीं है। आखिरी सवाल फवाद, मुझे ब्रेक लेनी है, इससे पहले की तरफ जाऊं, जो डेट आपने दी थी रमजान शुरू होने की, उसी पर रोजा हुआ, ईद की डेट क्या एक्सपेक्टेड है? 30 रोजे 29 रोजे, क्या साइंस कह रही है? ये फ्रैंकली अभी मेरे सामने कैलेंडर नहीं है, लेकिन अगर आप pkmoonsighting.com के ऊपर जाएंगी तो आपको कैलेंडर में मिलेगा। गालिबन 24 तारीख है, 24 मई जो है वो इंशाल्लाह ईद होगी, मैं जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन आई वुड चलिए मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के इदारों और वजारतों में एक हलचल मची हुई है, क्योंकि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात होने वाले अफसरान को फारिग करने के लिए तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में कानून और कवायद ज़वाबित से हट कर अफसरान की तैनातियों और फैसला साजी पर काफ़ी परेशान भी हैं। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। काबीना डिवीज़न को 41 में से 25 वजारतों से जो जवाब है वो मौसूल हो गया है, जबकि 16 वजारतों से आज जवाब हासिल करके हतमी रिपोर्ट जो है कल जो वफाकी काबीना का इजलास है इसमें पेश की जाएगी। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म परेशान है इस बात पर कि वफाकी काबीना ने अब तक 1630 मुख्तलिफ फैसले किए हैं, जिसमें से 1396 पर अमल हो चुका है, 144 अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 34 फैसले मुकम्मल तौर पर ताक़ीद का शिकार हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसे अफसरान की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर भी नोटिस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे अफसरान हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करने का बायस बन रहे हैं। जिसकी बड़ी मिसाल पेट्रोलियम डिवीजन में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात अफसरान हैं, जिनकी वजह से कौमी ख़जाने को $50 मिलियन से ज़ायद का नुकसान पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बगैर तैनात किए गए अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है। खिलाफ ज़ाब्ता तैनात अफसर 7 माह के दौरान कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर भारी नुकसान पहुँचाने का बायस बना, जिसका इंकशाफ पेट्रोलियम डिवीजन ने नैब को लिखे गए खत में किया है। सवाल ये है कि वफाकी काबीना में कल रिपोर्ट तो पेश कर दी जाएगी, मगर क्या खिलाफ ज़ाब्ता अफसरान को तैनात करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मैं बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी से। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल, कल अब ज़ाहिर है वफाकी काबीना का इजलास जो हर मंगल को होता है, कल रिपोर्ट तो पेश कर दी जाएगी, क्या कोई एक्शन भी इस पर लिया जाएगा? शादी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब परेशान हैं कि वो बहुत अच्छे फैसले करना चाहते हैं और बहुत अच्छे फैसले किए, लेकिन उनके समरात मुल्क को नहीं मिल रहे, मुल्क की मौशत को नहीं मिल पा रहे। और हुकूमत जितनी कोशिश करती है, हुकूमत की नेक नामी की बजाय हुकूमत के लिए बहुत से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अपोजिशन भी हुकूमत पर सवालात उठाती है, तो उसकी वजह क्या है?
प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर तैनात हैं, लेकिन वफाकी काबीना से उनकी मंजूरी नहीं ली गई। तो पता चला, जब कुछ इंटरनल तहकीकात हुई तो पता चला ये सिलसिला सिर्फ अभी का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी हुआ, और कोई भी ऐसा अफसर जिसे वफाकी हुकूमत तैनात करने की जिसको इंटाइटलमेंट है उसको कोई मुतलका वजारत का वजीर या वफाकी सेक्रेटरी तैनात नहीं कर सकता। ऐसे अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता तैनात हुए, उनकी तकर्री गैर कानूनी है। जब उनकी तकर्री गैर कानूनी होगी तो नून लीग के दौर के वो अफसरान नहीं है जिनको खिलाफ ज़ाब्ता तैनात किया गया, तहरीक इंसाफ के दौर के भी इसका मतलब कुछ अफसरान है, तो यकीनन एक सवाल पैदा होगा कि वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने नून लीग के दौर में इन तैनातियों को किया और जो तहरीक इंसाफ के दौर में किया उनके खिलाफ एक्शन लेना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल शाहजिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और नाइट एडिशन को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ के मुताबिक बहुत सी अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में नहीं थी, उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उनकी अप्रूवल के बगैर हुई, जिसके नतीजे में ये अफसरान न सिर्फ मुल्क की मौशियत कौमी ख़जाने के लिए भारी नुकसान का बाइस बने बल्कि हुकूमत के लिए भी बहुत सी मुश्किलात के बाइस बने, जिसकी वजह से अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नोटिस लेना पड़ रहा है। कल वफाकी काबीना के इजलास के अंदर ये सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और ये स्कैंडल हमने नाइट एडिशन प्रोग्राम में ही हमने ब्रेक किया था कि किस तरीके के साथ पेट्रोलियम डिवीजन ने एक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद साहब को तैनात किया। उनके इकदामात के नतीजे में मुल्क की मौशियत को नाकाबिले तलाफी मुबैना तौर के पर $50 मिलियन का नुकसान पहुंचा। जब ये सारा नुकसान हो चुका, फिर पेट्रोलियम डिवीज़न को ख्याल आया कि इस अफसर की यानी कि इमरान अहमद साहब की तो तकर्री ही गलत है, उनको उस ओहदे से हटाकर डायरेक्टर टेक्निकल पेट्रोलियम कंसेशन लगा दिया गया। और उसके साथ नैब इस मामले की तहकीकात भी शुरू कर चुका था। अब रिसेंटली जो नैब ने 25 सवालात भिजवाए थे इसी अफसर से मुतल्लिक, वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतल्लिक, वो जवाब अब पेट्रोलियम डिवीज़न ने नैब को जमा करवाया है, जिसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली नाइट एडिशन को मौसूल हुई है, जिसमें बताया गया है कि वो काम जिसकी करने की अहलियत नहीं रखते थे इमरान अहमद साहब, जिनके पास उनकी अफरादी कुव्वत नहीं थी, अहलियत नहीं थी, उसके बावजूद के सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत 4 अफसरान ने उस मामले की सिफारिश की, लेकिन इमरान अहमद साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर तैनात हुए थे, खिलाफ ज़ाब्ता उनकी तैनाती डिक्लेयर की गई, उन सबकी सिफारिशात को मुस्तरद किया। इमरान अहमद साहब तकरीबन 9 माह तक तैनात रहे और उसके नतीजे में जो हमारा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का शोबा है बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैरून मुल्क से गैर मुल्की सरमायाकारी लाना चाहते हैं और इस साहब की वजह से 2 गैर मुल्की कंपनियों ने जिन्होंने $60 मिलियन सरमायाकारी की, तेल और गैस की पैदावार दरियाफ्त हुई, लेकिन सिर्फ 25 सेंट का तनाज़ा जो कि खिलाफ ज़ाब्ता उन्होंने अपनी ही शराइत तय करदा शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 आलमी कंपनियों की रिपोर्ट को मुस्तरद किया कि हमने पास कॉस्ट एक टेक्निकल टर्म के तहत जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन के दौरान लागत दी जाती है कि मैंने वो नहीं देनी। उन्हें पता था कि उनकी तैनाती जिस बुनियाद के ऊपर हुई है वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने वो ना किया। अल्टीमेटली कौमी खजाने का नुकसान पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अब इस मामले का नोटिस लेना पड़ा है। जब पता चला कि पीएम ने नोटिस लिया तो उस अफसर को साइड लाइन कर दिया गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता कि अब उनके फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। जिन शख्सियात ने ऐसे अफसरान की तकर्री की, वो पेट्रोलियम डिवीजन में हो, पावर में हो, वजारत सेहत में हो या दीगर इदारों में हो, उन शख्सियात की, उन अफसरान की भी जब बाज़पुरस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा और हुकूमत के लिए भी वो बात यह है कि कल जो पेश की जाएगी उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ जिन्होंने ये खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून तैनातियाँ की हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद आज से मुल्क के बड़े छोटे शहरों में मार्केट्स खुल गई हैं। दिन भर हमने देखा मार्केट्स में रश रहा। अफसोसनाक बात यह है कि ना तो ताजिर बिरादरी की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद किया गया और ना ही आवाम की जानिब से। यकीनन ये जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है हम सब के लिए और इससे लोकल ट्रांसमिशन में भी मज़ीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी भी अवाम और मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रख कर इसके पेश नज़र ही की है। अब जो असल ज़िम्मेदारी है ये ताजिरों की है, फैक्ट्री मालिकान की है, मार्केट्स इंतज़ामिया की है और ख़ुद आपकी, हमारी, पूरी आवाम की है। जिस तरह बैंकों ने अपने SOPs बनाए हैं और लोग उन पर अमल भी कर रहे हैं, उसी तरह बाज़ारों, पब्लिक मकामात और दफातर में भी आवाम को यकीनन इन SOPs का ख्याल रखना होगा। मास्क, ग्लव्स, दस्ताने, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल और भीड़ से इज्तनाब, ये यकीनन
ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको, हम सबको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होंगी। अगर इन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है तो यकीन जानिए कोरोना के साथ लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोरोना को शिकस्त देना बहुत आसान है, मामूल की ज़िंदगी को वापस लाना यकीनन ये भी आसान नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ हम इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ भी सकते हैं। और अभी किसी को नहीं मालूम कि कब इस वायरस की वैक्सीन ईजाद होगी, कब ये वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। इसलिए हमें इन्हीं हालात में अपनी ज़िंदगी को साथ लेकर चलना है और मामूलात ज़िंदगी जो है इनको चलाना है। इसलिए हम अपने हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको ये अवेयरनेस दें कि जो SOPs बनाए जा रहे हैं आप सब लोग अपनी पूरी संजीदगी से अपनी ज़िम्मेदारी अदा कीजिए, इन SOPs पर अमल कीजिए, क्योंकि अगर कोताही का मुजाहरा किया गया तो खुदा न खास्ता कोई बड़ी तबाही आ सकती है जिससे लड़ना यकीनन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।